डियर is स्टूडेंट्स, क्लास 2.20 ट्वेल्थ के ampere. That is the एनसीईआरटी current. सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं, और जो आप अगर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए, और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Now the exercise of 7th chapter 7.1. A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt supply with 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in the circuit? The current RMS is voltage RMS divided by the resistance, because it is just a resistor, not RC, not RL, not LC. It is just a resistive circuit. VRMS, the value given in this form is always VRMS, because this is the effective value, this is the rated value, this is the RMS value, that is 220 divided by R, that is 100. So it is 2.2, it is 2.20 ampere, that is the current. What is the net power consumed over a full cycle? पावर का फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, लेकिन पावर में हमें पता होना चाहिए इफेक्टिव वैल्यू क्या लेनी है, और इफेक्टिव वैल्यू होती है वी RMS. So it is VRMS by VRMS square by R. That is 220 square divided by 100. That is 484 watt. तो एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जो भी नेट पावर होगी, पावर की बात करें कंप्लीट साइकिल में, वो 484 वाट होगी। तो सिंपल सी बात है, हमेशा रेटेड वैल्यू जो होती है वही इफेक्टिव वैल्यू होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए आगे देखते हैं हम। Exercise 7.2a. The peak voltage of AC supply is 300 volt. What is the RMS voltage? Voltage RMS is simply peak voltage divided by root 2. This is alternating supply and this supply must be a sinusoidal supply. इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साइनसोइडल सप्लाई में ही यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो बाय डिफॉल्ट हम साइनसोइडल मान रहे हैं इसे, और पी नॉट दैट इज द पीक वोल्टेज, दैट इज 300 वोल्ट। RMS values dividing it by root 2 and it is 212 volt. Part B, the RMS value of current in AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? Relation is similar. अगर आपका साइनोसॉइडल करंट है तो I RMS is I naught by root 2. We have to find I naught, that is root 2 times the RMS current. RMS current is 10 ampere root 2, so it is 14.1 something, लेकिन इसे 14 ही लिखना चाहिए क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है आपको हमेशा यहां पर। तो ये हो गया आपका 14 एम्पियर, दैट इज द IRMS आंसर। सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है उन्हीं में लिखा गया है, तो ये 14 एम्पियर लिखा जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम 7.3. A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. Only there is an inductor. So RMS value of current, RMS value of the current is RMS voltage divided by XL, where XL is omega L. VRMS 220 obviously. XL omega is 2 pi into frequency, that is 50, into L is the inductance, that is 44 10 to the power minus 3, 44 millihenry. Solving this, you will get the value that will be 15.9.
तो सिंपल फॉर्मूला है आपका, अगर आपको आरएमएस करंट फाइंड करना है सिंगल इंडक्टिव सर्किट में, तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाय एक्सएल, दैट इज द इंडक्टिव reactance. So this is the answer. 7.4. A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. This is a single capacitor across a AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. RMS value of the current is simply RMS supply voltage divided by the reactive capacitive reactance XC. XC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी से, तो यह हो जाएगा ओमेगा सी वी आर एम एस. वैल्यू ऑफ द करंट ओमेगा दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 60 इंटू कैपेसिटेंस 60 microfarad, that is 60 into 10 to the power minus 6, and VRMS is 110 volt. Solving this, IRMS, you will get the value of IRMS, that is 2.49 ampere. 2.49 ampere. Another very easy question. (7.5) In exercise 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. The net power absorbed by a inductive, purely inductive alternating current circuit in a cycle is 0 over a cycle. Also, for net power in a purely capacitive circuit in a circuit is 0. We have to explain our answer, because power is basically VRMS IRMS into cos phi, where cos phi is power factor. Cos phi is power factor. For a purely capacitive or purely inductive, phi is either 90 degree or minus 90 degree, so cos phi is 0. What happens in a complete cycle? एक complete cycle में क्या होता है, जब करंट इंक्रीज होता है तो वर्क इज डन बाय द सोर्स in an inductor, work is done by the source and inductor energy in form of magnetic flux lines. और बाद के हाफ साइकिल में क्या होता है, बाद के हाफ साइकिल में जब करंट ड्रॉप होता है, हाफ ऑफ द हाफ साइकिल जब करंट ड्रॉप होता है, तो इंडक्टर सप्लाई करता है एनर्जी को टुवर्ड्स द सोर्स. और इसी तरह से जब चार्जिंग होती है तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और अपोजिट साइकिल में जब डिस्चार्जिंग होती है तो एनर्जी कैपेसिटर से सोर्स की तरफ चली जाती है. तो नेट साइकिल में, पूरे कंप्लीट साइकिल में, देयर इज नो एनर्जी यूज्ड बाय द inductor or the capacitor, so it absorbs zero power in a complete cycle, so it is zero always. Let us see next. Obtain the resonant frequency omega r of a series LCR circuit. Series LCR circuit with L is 2.0 Henry, C is 32 microfarad and R is 100 ohm. सबसे पहले ओमेगा आर फाइंड करते हैं. ओमेगा आर यह होगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. फाइंडिंग वैल्यूज 1 अपॉन अंडर रूट एल इंडक्टेंस दैट इज 2.0, C capacitance that is 32 into 10 to the power minus 6 that is 64 10 to the power minus 6. स्क्वायर रूट लेने के बाद मिलेगा 8 into 10 to the power minus 3, that is 1000 divided by 8, that is 125 hertz. This is angular frequency omega r, not just the frequency, and unit is 125, not hertz. It can be said hertz also.
or it can be said radian per second or just the second per second. What is the Q value of the circuit? The Q value is omega R, that is the resonant frequency, omega RL by R, that is 125. L inductance, that is 2.0, divided by resistance, that is 10. So the Q value is 125 into 2, that is 250, divided by 10, that is 25. Q value is 25. It has no unit, it is unitless quantity. और Q वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है सर्किट्स के लिए, कहां उनका यूज करना है Q वैल्यू पर डिपेंड करता है. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. आइए आगे देखते हैं हम. और 7.7 a charged 30 microfarad capacitor to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? एक चार्ज्ड कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर से, तो क्या होगा? इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. थोड़ी देर बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से यह चार्ज होगा अपोजिट डायरेक्शन में और इसमें फ्री ऑसिलेशंस हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. देयर इज नो रेजिस्टेंस एज अज्यूम इन द सर्किट. सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं अज्यूम करेंगे तो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगे, नहीं तो ऑसिलेशंस धीरे धीरे डिके हो जाएंगे. तो जो भी है ऑसिलेशंस जो होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की जा सकती है. हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ओमेगा, जो कि 1/√LC होगा. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. L इंडक्टर, that is 27 into 10 to the power minus 3. C, that is capacitance, 30 10 to the power minus 6. Solving this we will get it is 1.11, लेकिन हम इसे 1.1 लिखेंगे, 2 significant digit तक लिखेंगे. 10 to the power 3 second inverse. This is the answer. तो बहुत छोटा सा सवाल है आपका. आगे देखते हैं हम. 7.8 suppose the initial charge on capacitor in exercise 7.7 is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? सीधी सी बात है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज Q स्क्वायर बाय ट्वाइस द कैपेसिटेंस. Q, that is 6 millicoulomb, that is 6 into 10 to the power minus 3 square, divided by 2. What is 30? Capacitance is 30 microfarad. Solving 6 square, that is 36. 10 to the power minus 3 का square 10 to the power minus 6 होगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा. Divide by 2 into 30, that is 60. This is 0.6 joule. 0.6 joule. और What is the total energy at later times? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर दोनों हैं सर्किट में नेग्लिजिबल, या हम कहें कि जीरो रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल को भी आप छोड़िए, जीरो रेजिस्टेंस लेना है, तो सेम एज लेटर, सेम एज इनिशियल. लेटर एनर्जी जो होगा, बाद में जो एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का, सेम एज इनिशियल. और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस पॉइंट पर कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप करंट निकाल सकते हैं. करंट कैसे निकाल सकते हैं? जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी वह एनर्जी अब Li2, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. तो यह एनर्जी कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में, और उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम करंट होगा सर्किट में. तो आप I max भी फाइंड कर सकते हैं यहां से. तो बड़ी अच्छी सी बात है, आप I max भी फाइंड कर सकते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी अच्छी होती है. छोटा सा कंसेप्ट आपको यूज करना है. तो आइए आगे देखते हैं. एक्सरसाइज 7.9. A series LCR circuit with resistance 20 ohm, inductance 1.5 Henry and capacitance 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? When supply equals natural frequency,
जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा नॉट, तो वहां पर ओमेगा एल नॉट की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा नॉट एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के इक्वल होगा. दैट मीन्स XL विल बी इक्वल टू XC. कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी. और इंपिडेंस की अगर बात करें तो इंपिडेंस जो होगा वो होगा Z, that is under root of R square plus XL minus XSC whole square. This will be 0. Then power will depend only upon resistance, and power will be consumed by resistance only. Now power in with that case, it will be V square by R. This is V, that is Vrms, and this is obviously Vrms. So it is 200 square by R. R is 20. So it is 40000 divided by 20, that is 2000 watt. One complete cycle power supplied by the voltage source is 2000 watt on an average. Obviously this is the answer, very easy. (7.10) A radio can tune over the frequency range of a portion of medium wave broadcast band. This is medium wave or broadcast band, that is of 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what must be range of its variable capacitor? जो रेडियो ट्यून करना होता था और उसमें इंडक्टेंस तो फिक्स होता था, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता था जिसे हम वेरी कर सकते थे एक नॉब घुमाकर. तो एक नॉब से कनेक्ट होती थी अल्टरनेट प्लेट्स और उस नॉब को आप मूव करते थे तो कैपेसिटर वेरी होता था. For tuning natural frequency, that is the frequency of free oscillation of the LC circuit, should be equal to frequency of the radio wave. तो ऑब्वियसली पहले हम एक काम करते हैं, F1 लेते हैं. F1 जो होगा 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट LC होगा, उसे LC1 लिखते हैं हम. F1 is given as 800 into 10 to the power 3. With the help of this value, we can find the value of LC1. That will be 1 upon 4 pi square 800 into 10 to the whole square. Also L का वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं. L is 200 micro. L is also 200 micro. तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? C1 की वैल्यू मिलेगी. C1 जो होगा वह होगा नियरली 197.8 पिकोफैरेड. और सिमिलरली आप C2 फाइंड कर सकते हैं. अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर दें या 1200 कर दें तो C2 की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज 4 पाई स्क्वायर 1200 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर 200 into 10 to the power minus 6. Solving this, we will get the value of C2, that is 87.9 picofarad. तो इस फॉर्मूला का ही यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन करना है. कंसेप्ट तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया है. तो आगे देखते हैं हम. 7.11 figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. Inductance is 5.0 Henry, capacitance is 80 microfarad and resistance is 40 ohm. Determine the source frequency which derives the circuit in resonance. सर्किट में रेजोनेंस के लिए आपको ओमेगा अगर कैलकुलेट करना है तो आपको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC फाइंड करना होगा. और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC कितना होगा आप देखिए. ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L 5.0, कैपेसिटेंस 80 माइक्रो. 8t इंटू 5 को आप लिख सकते हैं 400 और यह हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू
-4, यह हो जाएगा 10 टू द पावर 2, अंडर रूट हो जाएगा 10 टू द पावर -2 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, दैट 100/2, दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज 50 रेडियन पर सेकेंड, नॉट द 50 हर्ट्ज. हालांकि डायमेंशन सेम होती है हर्ट्ज की, रेडियन पर सेकेंड की, सबका डायमेंशन सेम होता है. ऑब्टेन द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है तो I naught is simply V naught by resistance, because there is no need to consider the capacitance and inductance. In fact, we have not to consider inductive and capacitive reactance. और impedance की बात कर रहे हैं अगर आप, तो impedance जो होता है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस XC होता है, और यह पार्ट 0 होता है रेजोनेंस के केस में, इसलिए यहां Z जो होगा केवल R के इक्वल होगा, दैट इज 40 ओम. इनफैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो V नॉट बाय Z होता है. करंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है V नॉट बाय Z, बट Z इज R, सो आई एम यूजिंग डायरेक्टली द R. V नॉट बाय Z कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू. तो V नॉट फाइंड करने के लिए √2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय R इज 40. So this will be 8.1 ampere basically. So this is the answer for part B. Determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. Determine the RMS potential drops across the three elements of the circuit. तो हमें RMS potential drop find करना है, हमें VR find करना है, that is the voltage across the resistance, और उसकी RMS value find करना है basically. तो हमको current resistance multiply करना होगा, और करंट RMS क्या था? अगर आप IRMS की बात करें तो IRMS जो होगा 230/40 होगा, दैट इज 23/4. सो इट इज 23/4 इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज 40. तो VRMS जो होगा 230 वोल्ट होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस. लेकिन V इंडक्टेंस और V कैपेसिटेंस क्या होंगे? यह होगा XL इंटू IRMS, और यह होगा XC इंटू IRMS. XL कितना होगा आप फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर VL जो है वो VC के इक्वल होगा. These are the RMS voltage across the inductance, this is the RMS voltage across the capacitance. और मैं आपको बता दूं यह दोनों वैल्यू इक्वल होगी, न्यूमेरिकली इक्वल होगी, लेकिन वेक्टर अगर देखेंगे इनका तो अपोजिट होगा. L is 5, IRMS is 23/4. सॉल्व करते हैं तो 250 इंटू 23/4, तो यह होगा 1437.5. और ऑब्वियसली इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यह भी 1437.5 वोल्ट होगा. न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, वेक्टर इनके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो सिंपल सी बात है. शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. यदि कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1437.5 वोल्टेज मिलेगा, और आप शो कर सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर फेजर्स जो होंगे इनके. तो फेजर डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं इसे. तो आगे देखते हैं हम. 7.12 एन LC 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t is equal to 0. सर्किट जब आप क्लोज करेंगे उस इंस्टेंट पर आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, और सर्किट t is equal to 0 पर आप क्लोज करेंगे. दिस इज LC टैंक ऑसिलेटर. What is the total energy stored initially? टोटल एनर्जी स्टोर जो होगा वह होगा
Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C, पहले भी कर चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम. 10 मिली दैट इज 10 into 10 to the power minus 3 square divided by twice the capacitance is 50 माइक्रो. माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय 10 to the power minus 6 कैंसिल हो जाएगा. 10 स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज ऑब्वियसली 1 जूल, दैट इज 1.0 जूल. व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट? सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है तो आप ओमेगा पहले फाइंड करिए. अगर आप ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो आपको अंडर रूट एलसी करना होगा. अगर आप एफ फाइंड करना चाहते हैं तो 1/2 पाई अंडर रूट एलसी करना होगा. अंडर रूट एलसी, एल इज 20 मिली एंड सी इज 50 माइक्रो, 10 to the power minus 6. 20 into 50 that is 1000 into milli 1, 10 to the power minus 6 का अंडर रूट 10 to the power minus 3 और 1/10 to the power minus 3 that is 10 to the power 3 that is 1000 basically. This is radian per second. और ये आंसर लिखा है हमारे पास भी. At what times is the energy stored? Completely electrical. At what time is the energy stored? Completely electrical. Completely electrical मतलब जब पूरी तरह से कैपेसिटर में स्टोर्ड हो. तो अगर हमारे पास t है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर हमारे पास t है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं यह टाइम्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल. कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल के लिए टाइम है 0 क्योंकि 0 पर आपने सर्किट क्लोज किया था. और अगर आप चार्ज का डायग्राम देखें, चार्ज वर्सेस टाइम का डायग्राम देखें, तो आपको क्या मिलेगा? चार्ज इनिशियली मैक्सिमम था, फिर 0 होगा, फिर निगेटिव होगा मैक्सिमम, फिर मतलब निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन पोलैरिटी से चार्ज हो जाएंगी प्लेट्स. पहले इधर प्लस थी, फिर इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होगी, फिर उल्टा होगा एंड इस तरह चलता रहेगा. दिस इज Q मैक्सिमम, दैट इज Q नॉट एंड सो ऑन. इस ग्राफ को आप अच्छे से पहचानते हैं. यह ग्राफ है Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, वेर ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T, वेर T इज द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन. तो यहां T0 पर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है. जब चार्ज निगेटिव होगा तो भी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगा. चार्ज निगेटिव से मतलब है कि प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज हो गई, लेकिन अभी भी मैक्सिमम पोलैरिटी हो जाएगी, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रिकल होगा. एंड दिस इज व्हाट क्वार्टर ऑफ अ साइकिल, दैट इज T/4. एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट इज T/2. दिस इज टाइम व्हेन 3T/4 एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट इज T1 complete cycle ends here. So at T and so on, 3T/2 and so on, the time will, this time is the time when energy stored is completely electrical, that is stored in a capacitor. Obviously it is given that is stored in a capacitor. Completely magnetic, that is stored in inductor. तो इंडक्टर में स्टोर कब होगी? यहां मैंने इंडक्टर के लिए लिखना है आपके लिए टाइम. तो इंडक्टर के लिए स्टोर कब होगी? इंडक्टर के लिए स्टोर होगी जब टाइम T/4 हो, या टाइम आपका 3T/4 हो. जब चार्ज मिनिमम होगा, जब चार्ज मिनिमम होगा, चार्ज 0 होगा, तो सारी जो एनर्जी है वो इंडक्टर के अक्रॉस स्टोर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और यहां पर करंट मैक्सिमम होगा उस केस में. पहले भी मैं बता चुका हूं करंट मैक्सिमम होगा. तो टाइम देखिए आप, जहां चार्ज 0 है करंट मैक्सिमम है, फिर 3T/4 so on. So this time are separated by also T/2, 3T/4, 5T/4 and so on. At this times is the total energy shared equally between the inductor and capacitor? At what time? Basically at what time आपको फाइंड करना है, किस टाइम पर टोटल एनर्जी इक्वली शेयर होगी. हमें वह टाइम फाइंड करना है जब एनर्जी इक्वली स्टोर हो. इसका मतलब हाफ एनर्जी हम फाइंड करते हैं. इस एनर्जी का हाफ क्या होगा आप यह देखिए.
U/2 का होगा, दिस इज Q0 बेसिकली। इसका 1/2 कब होगा? जब कैपेसिटर पर चार्ज हो Q0/√2 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस C। आप देख सकते हैं एनर्जी हाफ कब होगी कैपेसिटर में? जब कैपेसिटर में एनर्जी हाफ होगी तो इंडक्टर में हाफ एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हाफ कब होगी? जब चार्ज Q0/√2 होगा। आप देख सकते हैं बेसिकली Q0 स्क्वायर/2C इज द टोटल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, डिवाइड बाय 2। या 2 अगर आप यहां लेते हैं √2 के केस में, तो आप देखते हैं Q0/√2 इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो वी कैन फाइंड द टाइम। और आप अगर इसे Q0/√2 लेते हैं तो ये हो जाएगा Q0 cos ओमेगा टी। इस केस में ओमेगा टी जो होगा π/4 होगा या 3π/4 होगा। माइनस भी चलेगा यहां पर, इसलिए 3π/4 ऑल्सो अलाउड, इट इज ऑल्सो अलाउड, 3π/4 इज ऑल्सो अलाउड। और इस केस में जो टाइम फाइंड करना होगा, इस केस में जो टाइम होगा वह टाइम होगा T/8। यहां होगा वो, इन दोनों के मिड पॉइंट, दिस इज 90 डिग्री, दैट इज π/2 एंगल, time for π/2 angle, this is time for T/8, and after that half cycle, the time is here, T/2 plus T/4, that is 3T/4 plus T/4, that is 4T/4। जब आप देखेंगे यह पॉइंट, यहां भी आपका चार्ज जो है मैग्नीट्यूड वाइज Q0/√2 है, तो ऑब्वियसली वहां आधी एनर्जी स्टोर होगी, आधी इसमें होगी। और यह पॉइंट T/4 और T/2 का मिड पॉइंट है। इसे आप लिख सकते हैं T/4 प्लस T/2/2, दैट इज 2T/4 plus T/4, that is 3T/4, that is 3T/8। this time is 3T/8, and like this, all like this, 5T/8, and all the time is the resistor is inserted in the circuit, is inserted in a circuit। सर्किट में आपने एक रजिस्टर इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। अगर आपने यहां रजिस्टर इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? रजिस्टर इंसर्ट करने के बाद सारी एनर्जी धीरे 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 पूरी तरह से रजिस्टर में इन फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि हर साइकिल में आपके पास करंट होगा और हर करंट जो होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस पास होगा और हीट के फॉर्म में सारी एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी। आपके जो करंट का आप देख सकते हैं, करंट का वेव फॉर्म इस तरह से होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट डिकेज, और आंसर होगा ऑल द एनर्जी will dissipate as heat. This is the answer. Let us see next. Good question, can clear many things about this LC oscillations. 7.13, a coil of inductance 0.50 Henry and a resistance 100 ohm is connected to 240 volt 50 hertz AC supply. Inductance is there, resistance is there. What is the maximum current in the coil? भाई मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है I नॉट, दैट इज V नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इन केस ऑफ RL सर्किट। बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ V नॉट बाय Z। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वह RMS वैल्यू है, तो इस RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V नॉट मिल जाएगा। और Z की वैल्यू फाइंड करना, अगर आपको Z की वैल्यू फाइंड करना है तो R स्क्वायर इज 100 स्क्वायर, दैट इज 10000 प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा इज 50 हर्ट्ज को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इट इज 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 50 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। L स्क्वायर इज 0.5 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो मिलेगा I नॉट, और इसे सिंप्लीफाई करने पर 1.82 एम्पियर। एंड व्हाट इज द B?
What is the time lag between voltage maximum and the current maximum? सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए. यह डायग्राम आपको बताएगा कि what is the phase difference between the voltage and current vectors. This is omega L and this is R and this is Z. So tan phi is basically omega L by R. Omega, that is 2 into pi into frequency, that is 50, into L, that is 0.5, divided by R, that is 100. So this is 1.571. और यदि आप यहां से phi की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू होगी 57.5 डिग्री. टाइम लैग फाइंड करना है अगर आपको, तो आपको एक बात पता होना चाहिए. ओमेगा इंटू टी dash, this is suppose the time for vector to move an angle of phi. So t dash is the phi by omega. Phi should be measured in radians, so we have to convert this degree angle by dividing it by 180 degree into pi. Now it is, and divided by omega. Omega is 2 pi into 50. Solving this, we can get 3.2 millisecond. तो यह बात आपको अच्छे समझ में आना चाहिए. टी डैश टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो वेक्टर है यहां से यहां पहुंच जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, क्योंकि सारे वेक्टर्स एक साथ घूम रहे हैं. ओमेगा इंटू टी डैश टाइम वेक्टर विल मूव थ्रू एंगल ऑफ phi. So this is the answer. Basically this is the time lag between voltage maxima and current maxima. क्योंकि जब आप वोल्टेज और करंट में डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा करंट जो है वह रेजिस्टेंस के फेज में होगा और वोल्टेज जो है वह जेड के फेज में होगा, इसलिए उनके बीच में भी एंगल फाई होगा. इसलिए आप यह एंगल फाई लें या यह लें, एक ही. थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है इसे. एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से हर चीज समझ में आएगी. तो आइए आगे देखते हैं हम. 7.14 obtain the answers A to B in exercise 7.13. if the circuit is connected to high frequency supply, that is 240 volt 10 kilohertz, hence explain the statement. We have to explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. We have to explain this statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. आप ओमेगा एल की वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगा? दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओमेगा इज 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10,000, एंड एल दैट इज 0.5 हेनरी. L is 0.5 Henry. Last problem. So it is 10,000 into pi, that is 31,415 hertz. We can write it 3.14 into 10 to the power 4 ohms basically. तो इतना अगर अधिक होगा आपका इंडक्टेंस तो ओवरऑल जो इंपिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा होगा. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 4 and the current in that case will be very much less as compared to the last case. It will be very much less as compared to the last case. तो यहां क्या हो रहा है? करंट जो होगा वह बहुत कम होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 एम्पियर. और जब आप इतना कम करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, इसका मतलब आपका इंडक्टर जो है वह हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत अधिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बहुत अधिक रिएक्टेंस मेंटेन करता है. इसका मतलब इट इज नियरली ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस, और हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर भी हाई रेजिस्टिव रिएक्टिव हो जाता है. रिएक्टेंस कहना चाहिए हमें उसे, नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस.
तो इंपीडेंस की अगर बात करें तो इंपीडेंस इंक्रीज हो जाता है, ओपन सर्किट का इंपीडेंस ज्यादा होता है, इस तरह से इंडक्टर का इंपीडेंस भी बहुत ज्यादा होता है. हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टडी स्टेट? इन डीसी सर्किट, what is XL? Omega is 0 for DC circuit. For DC circuit, omega is 0. So XL is, और स्टडी स्टेट की केस में XL आपका 0 होगा. इट बिहेव्स like a wire of zero resistance. It is nothing but a simple wire, or you can say it is a short circuited like that. तो आइए आगे देखते हैं हम. 7.15, a 100 microfarad capacitor in series with 40 ohm resistance is connected to a 110 volt 60 hertz supply. What is the maximum current in the circuit? Maximum current I naught is maximum voltage divided by the impedance. और impedance क्या होगा? Impedance क्या होगा? अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. XL तो 0 होगा क्योंकि इंडक्टर नहीं है, केवल कैपेसिटर है. तो XC की वैल्यू क्या होगी? XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C. 1 upon omega is 2 into pi into frequency, that is 60, into capacitance, that is 100 microfarad, that is 100 into 10 to the power minus 6. Solving this, XC will be 26.5 ohm and Z की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर इज 40 स्क्वायर प्लस 26.5 square, that will be equal to 48 ohm. That will be equal to 48 ohm. तो यहां हमें मिलेगा V naught. V naught is basically 112 divided by Z. Z is 48. Solving this, we will get the I naught. Solving this, 3.24 ampere. 3.24 ampere. Now, what is the time lag between current maximum and voltage maximum? टाइम लैग के लिए फिर से हम उस डायग्राम को रिकॉल करते हैं. करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के फेज में होता है, और यहां यह डायग्राम नहीं काम में आएगा. यहां इंडक्टर के बजाय कैपेसिटर है, तो यहां ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज एक्सेस सी है आपके पास, दैट इज रेजिस्टेंस, इंपीडेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस. तो करंट जो होगा यहां होगा, मैक्सिमम वोल्टेज यहां होगा, और यह होगा फाई एंगल बिटवीन देम. फेजर्स के लिए फाई एंगल टर्न होने के लिए टाइम जो होगा वह होगा फाई अपॉन ओमेगा. एंड व्हाट इज फाई? फाई इज tan इनवर्स XC by R. Phi is tan inverse XC by R divided by omega. Solving this, XC is 26.5 divided by R is 40, tan inverse, यह एंगल आपको रेडियंस में फाइंड करना होगा, और दिस इज 26.5 डिवाइड बाय 40, 26.5 डिवाइड बाय 40 tan इनवर्स ऑफ दैट, और यह आपको रेडियंस में फाइंड करना होगा. सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.55 मिलीसेकंड. सो दिस इज द आंसर. यह अप्रोक्सीमेटली 1 बाय समथिंग 3 समथिंग होगा, और इससे आप √3 भी नहीं ले सकते. इनफैक्ट √3 भी नहीं लिया जा सकता. तो यह एंगल 30 डिग्री के आसपास तो होगा, लेकिन 30 डिग्री से थोड़ा दूर होगा, बिल्कुल पास नहीं होगा. नहीं तो हम अप्रोक्सीमेटली π/6 लेकर भी टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते थे. तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगी, कैलकुलेटर के अलावा दूसरे तरीके से पॉसिबल नहीं है.
तो आइए आगे देखते हैं हम. Phi is given in the book, that is 33.5 degree. So this is the answer. 7.16. Obtain the answers to A and B in exercise 7.15. If the circuit is connected to 11012 Hz supply, hence explain the statement that a capacitor is a conductor at very high frequencies. Let us find XC at very high frequencies. That will be 1 upon omega C. That will be 1 upon 2 into pi into 12,000 into capacitance. Capacitance was 100 micro, that is 100 micro. Solving this, what we will get? This is 10 to the power minus 4 and 1.2 into 2 into pi, that is 2.4 into pi. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा, XC will reduce, and this is very much less than 1. This is very much less than 1. 0.15 ओम, और 0.15 ओम तो एक कंडक्टर का कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं होता, इससे भी ज्यादा होता है. कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी 1-2 ओम होता है एटलीस्ट. So this resistance is very very small as compared to any other resistance in the circuit. So it is just like a conductor at very high frequencies. That is sure. Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state. For DC circuit, omega is 0. Then XC is tending to infinity. That means in a DC circuit, after the steady state capacitor becomes full charged, capacitor is in its full charge in that particular circuit. पर्टिकुलर सर्किट में जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है उतना चार्ज कैपेसिटर ड्रेन कर लेगा. उसके बाद करंट विल बिकम 0. तो यहां रेजिस्टेंस जो होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहें या इंपेडेंस कहें, इंपेडेंस कहेंगे पूरे सर्किट का, तो इंपेडेंस विल टेंस टू इंफिनिटी. बिकम इंफिनिटी कहना ठीक नहीं है. टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इज नॉट द रियल नंबर. तो किसी चीज को इंफिनिटी डायरेक्ट असाइन करना ठीक नहीं होता मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. टेंस टू इंफिनिटी. तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व. आइए आगे देखते हैं हम. 7.17. Keeping the source frequency equal to resonating frequency of the series LCR circuit. फ्रीक्वेंसी को अगर हम सीरीज LCR सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखें, इफ द 3 एलिमेंट्स L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency. सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है सपोज, और इस ओमेगा नॉट का एक सोर्स यदि आप यूज करते हैं और इन सभी को आप पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें यह शो करना है कि इन दिस केस एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम. और थ्योरी में पैरेलल सर्किट की थ्योरी हमने पढ़ी है, और इनफैक्ट सिलेबस में नहीं है पैरेलल सर्किट जहां तक मुझे याद है. सीरीज LCR LC सर्किट्स हैं सिलेबस में. Current RMS value in each branch of the circuit for the elements and source is specified in exercise 7.11 for this frequency. 7.11 के एलिमेंट्स जो थे वो 5.0 हेनरी का इंडक्टर था, 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर था और 40 ओम का रेजिस्टेंस था. सोर्स वोल्टेज 230 वोल्ट था. अब हमने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, और ओमेगा नॉट हमें पता है क्या था. ओमेगा नॉट 7.11 का था 50 रेडियन पर सेकेंड.
पर पहले हमें यह शो करना है कि पैरेलल सर्किट जो होगा उस केस में करंट मिनिमम होगा। जहां तक इंपीडेंस की बात है, पैरेलल सर्किट का इंपीडेंस का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। यह फॉर्मूला हम शायद पहली बार लिख रहे हैं, थ्योरी में भी हमने नहीं लिखा था। पैरेलल सर्किट केस में इंपीडेंस इस तरह से लिखा जाएगा और यह 0 होगा। 0 होगा तो Z मैक्सिमम होगा। फॉर ओमेगा इज ओमेगा नॉट, omega c is equal to 1 upon omega L for omega is omega naught. So this turns out to be 0 and 1 upon Z is 1 upon R. So it is maximum. Z is max for omega is omega naught. So obviously current is minimum. सर्किट का इंपीडेंस जो है वह मैक्सिमम होगा, करंट विल बी मिनिमम। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यह शो करना बड़ा आसान है, हालांकि इसको हमने डिटेल में समझा है। तो अब हम यहां पर करंट फाइंड करते हैं। करंट अगर हम देखें तो इस सर्किट में जो करंट है वह यहां पास होगा, जबकि इन दोनों सर्किट का करंट आपस में ही ऑसिलेट होता रहेगा, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, और सोर्स का जो भी करंट है केवल इसमें पास होगा। तो यहां आरएमएस वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, आई आर आरएमएस अगर आपको फाइंड करना है, तो ये वी नॉट दैट इज वी आरएमएस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस होगा, और इसकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी, दैट इज 230 डिवाइड बाय 40, दैट इज 5.75 एम्पियर। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 230 अपॉन XC, और यही करंट इंडक्टर के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि यह दोनों ऑसिलेट करेंगे एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, यह दोनों ऑसिलेट करेंगे। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, दोनों के अक्रॉस करंट इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट, क्योंकि करंट का जो फेज होगा दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। जब करंट इसमें पॉजिटिव होगा इसमें नेगेटिव होगा, जब इसमें करंट पॉजिटिव होगा करंट इसमें नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का करंट आपस में ही घूमता रहेगा, जितना करंट इस सर्किट में इधर से आ रहा है उतना करंट इस सर्किट में इधर जाएगा, जब करंट जितना इस एलिमेंट से बाहर निकलेगा उतना कैपेसिटर से इंटर करेगा। हम पहले ही देख चुके हैं, ओमेगा सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, दैट इज XC will be equal to XL for parallel resonating frequency also. So this is 2, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 230 अपॉन XC, XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहां होगा ओमेगा C that is omega is 50 and C is 80 microfarad, that is 80 10 to the power minus 6. Solving this we will get 0.9. This is the average value. आप अगर XL लेते हैं तो भी यही वैल्यू मिलेगी, और XC लेते हैं तो भी यही मिलेगी। आप अगर 230 by XL करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, दिस इज 230 अपॉन XL, XL इज ओमेगा L, ओमेगा इज 50 एंड L इज ऑल 5, so it is 0 divided by 250, 250 is 23 upon 25, that is 92 upon 100, that is 0.92 ampere. This must be same obviously, so these are the answers. 7.18, a circuit containing 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in series is connected to 230 volt 50 hertz supply. Inductor is there, capacitor is there, and supply of 230 volt 50 hertz is there. The resistance of the circuit is negligible. The resistance of circuit is negligible. Negligible resistance तो हम R0 ले लेंगे. Obtain the current amplitude and RMS values. करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यह होगी V नॉट डिवाइड बाय Z. Z क्या होगा, Z होगा
एक्सएल माइनस एक्ससी मॉडुलस, क्योंकि आर जीरो है, अगर आर जीरो है तो जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर होती है। आर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ दैट वैल्यू, क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू यहां पर लेना है। तो एक्सएल क्या करते हैं, तो यह होगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा होगा 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू एल, इंडक्टर इज 80 मिली हेनरी, 80 10 to the power minus 3. Solving this, we will get the value of that is 25.1 ohm nearly. और इसी तरह से XC भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज XL, दिस इज XC, दिस इज 1 upon omega C, that is 1 upon 2 pi into 50 into capacitance 60 microfarad. Solving this, we will get the value XC, that is 53 ohm. So XL minus XC की जो वैल्यू होगी वो 27.9 ओम के आसपास होगी। अब IRMS और VRMS फाइंड करने के पहले हम I0 V0 बाय Z फाइंड कर सकते हैं। IRMS जो होगा VRMS डिवाइड बाय Z होगा। VRMS 230 है गिवन है क्वेश्चन में, यह है आपका Z, दैट इज 53 ओम माइनस 25.1, दैट इज 27.9 ohm. So IRMS will be equal to 8.24 एम्पियर। और अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, I0 फाइंड करना है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो I0 के लिए आपको √2 IRMS करना होगा, जो होगा 11.6 एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड करना है देखते हैं। ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, VL फाइंड करना है बेसिकली। जो आरएमएस वैल्यू होगी वह होगी इनटू एक्सएल। IRMS कितना है, 8.24 है। एक्सएल कितना है, 25.1 है। तो यह वैल्यू होगी 207 ओम। इसी तरह से VC आप फाइंड कर सकते हैं, यह होगा 437 ओम। दिस इज द RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स। इस बात को आप ध्यान रखिए, 230 यहां है और यह है आपका 437 और यह है 207। तो आप देख सकते हैं 437 का डिफरेंस अगर आप निकालें 207 तो यह होगा 230। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमेशा 180 के फेज में होता है। तो इसके वोल्टेज से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव, पॉइंट पॉजिटिव होगा, यह नेगेटिव होगा, क्योंकि यह इसका अपोज करेगा। तो यहां इंक्रीमेंट मिलेगा, यहां ड्रॉप मिलेगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। तो जो भी होगा इनमें हमेशा फेस डिफरेंस जो रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा VL माइनस VC या VC माइनस VL जो होगा वो आपका VRMS के इक्वल होगा। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर? Average power transfer to the inductor is always 0 because power factor for a transfer inductor is 0. So it is 0. The answer is 0. What is the average power transfer to capacitor? It is also 0 because power factor for this is also 0. What is the total power? It is obviously 0. Total average power absorbed by the circuit also 0. एवरेज पावर का मतलब एवरेज इंप्लाइज एवरेज ओवर वन साइकिल। पूरा एक साइकिल में अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो वह एवरेज हमेशा 0 मिलेगा। हमने डिराइव किए हैं सारे फॉर्मूलाज थ्योरी में, तो बड़ा आसान है इन्हें आइडेंटिफाई करना। आगे देखते हैं हम। सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ऑब्टेन एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट। पहले क्या था, पहले आपके पास केवल इंडक्टर और कैपेसिटर था।
और कैपेसिटर था। अब आपने सीरीज में एक रजिस्टर भी कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा? Z की वैल्यू पहले क्या थी? Z की वैल्यू तो पहले जो भी थी, हमें XL की वैल्यू फाइंड करना होगी, बेसिकली XL XC की वैल्यू फाइंड करना होगी। Z की वैल्यू अब क्या होगी? Z की वैल्यू अब होगी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। R स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 27.9, जिससे हम 28 लिख सकते हैं स्क्वायर। तो यहां पर Z की वैल्यू जो मिलेगी आपको, वह मिलेगी आपको यहां पर Z की जो वैल्यू मिलेगी वो 31.7, तो 31 लिखा जाएगा 2 डिजिट तक, 31 ओम मिलेगा। अब IRMS अगर आपको फाइंड करना है तो IRMS नया होगा 230/31, दैट विल बी, तो 31.7 मैं फिर से लिखना चाहता हूं क्योंकि 3 डिजिट तक इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करना होगी। तो ये होगा 230/31.7, तो यह करंट जो होगा 7.26 एम्पियर होगा, 7.26 एम्पियर हो जाएगा। पावर की बात करें तो पावर तो केवल रजिस्टर कंज्यूम करेगा और वह होगा IRMS स्क्वायर इंटू R, दैट इज 7.26 to R, that is 15, that will be 791 watt। और दूसरे एलिमेंट अभी भी जीरो पावर कंज्यूम करेंगे। कैपेसिटर और इंडक्टर हमेशा जीरो पावर कंज्यूम करेंगे, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो। टोटल पावर तो वही होगी 791, दैट इज अब्सॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस। सो दिस इज द आंसर 7.20। A series LCR circuit with L is equal to 0.12 Henry, C is equal to 480 nanofarad, R is equal to 23 ohm, is connected to 230 volt variable frequency supply. What is the source frequency for which the current amplitude is maximum? Obtain this maximum value. For current to be maximum, omega should be omega naught, that is frequency, और ओमेगा की यह वैल्यू फाइंड करना है। यदि आपको ओमेगा नॉट फाइंड करना है तो आपको अंडर रूट LC फाइंड करना होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L, दैट इज 0.12, C दैट इज 480 10 टू द पावर -9, दैट इज 480 नैनो फैराड। ओमेगा नॉट की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगी 4167 रेडियन पर सेकंड। With the help of this, we can find the frequency itself. Divide 4167 by 2 pi, you will get the frequency, that is 663 hertz, 663 hertz। और I max कितना होगा? I max जो होगा वह केवल आपके V max पर डिपेंड करता है। I max की वैल्यू हो जाएगी V max अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो करंट मैक्सिमम होता है, केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैपेसिटी और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैंसिल हो जाते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, और उस फ्रीक्वेंसी पर करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। एंड दिस इज द 230/23। दिस इज बेसिकली RMS वैल्यू, और RMS को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो I नॉट जो होगा वो 10 इंटू √2 होगा, बेसिकली 14.1 एम्पियर। इस बात का ध्यान रखना है। 230 जो गिवन वैल्यू है वह वैल्यू RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, रेटेड वैल्यू है। पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय करंट, एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय सर्किट इज मैक्सिमम? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर फॉर सेम फ्रीक्वेंसी। पावर डिलीवर भी मैक्सिमम तभी होगा मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम हो, साथ ही साथ आपका पावर फैक्टर भी मैक्सिमम हो। फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज 663 हर्ट्ज, इट विल बी द केस ऑफ मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। नाउ दिस द पावर, द मैक्स पावर विल बी सिंपली IRMS square into resistance। IRMS, that is 10,
We know that IRMS was 10. 10 square into our resistance is 23. So it is 2300 watt. This is the power. पावर जो पीक पावर होगा वह होगा IRMS स्क्वायर इंटू आर. अभी से देख चुके हैं. आई that is 10 square, resistance is 23, so this is 2300 watt. This is the maximum power. For which frequencies of the power transferred to the circuit half the power at resonant frequency. पावर हाफ कब होता है? जब करंट जो होता है वो पीक वैल्यू का √2 टाइम्स हो, लेस हो, 1/√2 टाइम्स हो इनफैक्ट. तो पावर becomes power by 2 if I0 becomes I0 by √2. I0 we know I0 is 10√2 डिवाइड बाय √2 अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा 10 एम्पियर. करंट आपको मिल गया है. व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसीज? दिस इज द I0 डैश. और वह फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर पावर आपका हाफ हो जाता है? तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो ओमेगा होगा वह ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा होता है. यह हमने थ्योरी में डिराइव किया था. ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा पर भी आपकी पावर हाफ हो जाएगी, करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा. और ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर भी पावर आपका हाफ हो जाएगा. तो आपको बेसिकली डेल्टा ओमेगा फाइंड करना है. और डेल्टा ओमेगा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डेल्टा ओमेगा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वह R बाय ट्वाइस द इंडक्टेंस होता है, जो कि यहां पर रेजिस्टेंस दैट इज 23 डिवाइड बाय 2, इंडक्टेंस दैट इज 0.12 हेनरी. यह होगा 95.8 रेडियन. यदि आपको डेल्टा फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो इसके लिए आपको डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई करना होगा. और यह हो जाएगा आपका 95.8 डिवाइड बाय 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 15.2 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देख लीजिए आप, 15.2. तो जो आपका बेसिक फ्रीक्वेंसी था 663 था. तो फ्रीक्वेंसी एक होगी V0 प्लस डेल्टा न्यू, न्यू नॉट बेसिकली, और न्यू 2 जो होगी न्यू नॉट प्लस, अब माइनस लेंगे हम डेल्टा न्यू. तो यह 663 माइनस 15 लेंगे एक बार, और एक बार लेंगे 663 प्लस 15. तो एक फ्रीक्वेंसी V1 जो होगी वो होगी 678 हर्ट्ज. और V1 बार बार बोल दिया जाता है लेकिन ये न्यू 1 है बेसिकली, 648 हर्ट्ज. न्यू 2 648 हर्ट्ज. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट? क्यू फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट L बाय ओमेगा नॉट 4167, L that is 0.12, resistance that is 23. Solving this, you will get the value of Q, that is very simple, 21.7. This is very simple thing again. फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम पूरी तरह सही है. यह इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ये काफी रेयर प्रॉब्लम्स में ही पूछा जाता है. इनफैक्ट कुछ सिलेबस में क्यू फैक्टर नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए. तो आइए आगे देखते हैं हम. 7.21. Obtain the resonant frequency and Q factor. Resonant frequency and Q factor of a series LCR circuit with L, C and R. It is desired to improve the sharpness of resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum. Sharpness of देखी जाएगी. आप देखिए सबसे पहले तो this is some graph of amplitude versus frequency. अगर यह ग्राफ कुछ इस तरह से है, पीक वैल्यू सेम है लेकिन जो हाफ पावर वाला पॉइंट है अब वह यहां हो गया. तो जो मिड फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा नॉट है सपोज. तो यहां से अगर आप यहां आते हैं तो डेल्टा ओमेगा मिलेगा प्लस में, और
यहां से यहां आते तो डेल्टा ओमेगा माइनस में मिलेगा। जबकि आप इस विड्थ को रिड्यूस करके हाफ करना चाहते हैं, इसका मतलब आप डेल्टा ओमेगा को डेल्टा ओमेगा बाय 2 करना चाहते हैं। और हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा डेल्टा ओमेगा क्या था, डेल्टा ओमेगा था आर अपॉन ट्वाइस एल। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली से रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना चाहिए। आइए हम देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले तो ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा अंडर रूट ऑफ एल सी। अंडर रूट ऑफ एल सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एल दैट इज 3, सी दैट इज 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसे तो मिलेगा 111 रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा नॉट। एंड क्यू फैक्टर इज वेरी सिंपल, दिस इज ओमेगा नॉट एल बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 111, ऑब्वियसली 111.1 भी ले सकते हैं, इंटू एल दैट इज 3 divided by resistance that is 7.4. So Q factor is comes out to be 45. तो Q factor आपका 45 हो गया। और अब आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस को आधा करना है, इस पार्ट को देखना है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ 2। अगर आप करना चाहते हैं तो करना है ओमेगा डेल्टा ओमेगा को डेल्टा ओमेगा बाय 2 करना है, तो आप इससे हाफ कर दीजिए। इसे हाफ करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को हाफ करना होगा, मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस की न्यू वैल्यू लेना होगी आपको, R टेंस टू 7.4 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 3.7 ओम। सो न्यू वैल्यू ऑफ R विल बी 3.7 ओम। तो सिंपल सी बात है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसे समझा जाए तो फॉर्मूले हमारे पास रेडी हैं। बस आगे देखते हैं हम। 7.22 Answer the following questions. In any AC circuit, is the applied instantaneous voltage equal to algebraic sum of the instantaneous voltage across the series elements of the circuit? Is the same true for RMS voltage? पहली बात का आप मतलब सीरीज एलिमेंट्स आपके पास हैं इस तरह से, और अप्लाइड वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सपोज आपने देखा 20 वोल्ट है किसी इंस्टेंट पर, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी इंस्टेंट पर इन एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का अल्जेब्रिक सम है क्या? इज इट द अल्जेब्रिक सम ऑफ दिस ऑल वोल्टेजेस? सपोज यहां 10 है, यहां 5 है, यहां 15 है, यहां 5 है, यहां 15 है, क्योंकि यह इंडक्टेंस है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए अगर आप अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो वो 20 ही होगा। क्यों होगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस जो होते हैं उन्हें आप सम अप करें तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग दिस विल बी VL प्लस VC प्लस VR, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज इन 180 डिग्री फेज। So if this is positive, this is negative, then this will be negative, this will be positive. Total will be 5 and this will be again 15. तो टोटल जो होगा आपको जो मिलेगा वह 5 यहां से 15 यहां से 20 हो जाएगा और यह 20 होगा। यस, आंसर इज यस, दिस इज द अल्जेब्रिक सम and it is true for instantaneous values, but it is not true for RMS voltage. Not true for RMS वैल्यू। क्यों? RMS वैल्यूज जो होती हैं वह पूरे एक साइकिल की एवरेज वैल्यू होती है, और RMS वैल्यूज को आप डायरेक्ट एडअप कर देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यह 220 है, यह 100 है, यह 100 है, यह 220 है, तो 100 100 220 यह 420 हो जाएगा। अगर यह 220 है, यह 100 है, यह 100 है और यह 220 है, और वोल्ट्स में अगर आप वोल्टेज को अलजेब्रिक सम निकालें तो 200 प्लस 220 दैट इज 420, बट इट इज जस्ट द 220। अलजेब्रिक सम नहीं निकाला जा सकता। यहां पर इंस्टेंटेनियस की केस में आप साइन देख रहे हैं, लेकिन आरएमएस वैल्यूज में आप कैसे उनका फेज देखेंगे? एक्चुअली इनका फेज अपोजिट होता है, इसलिए एवरेज वैल्यूज जो होती है वो एडअप नहीं की जा सकती इस तरह से, जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में आप
अलजेब्रिक सम निकालेंगे, प्लस माइनस उसका फेज जरूर कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल के प्राइमरी सर्किट में कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो इमीडिएटली ऐसा करने से देयर विल बी अ स्पार्किंग ड्यू टू हाई इंडक्टिव वोल्टेज, हाई इंडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट, देयर विल बी अ स्पार्किंग। इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए कैपेसिटर यूज होता है सर्किट में, जो उस इंक्रीज वोल्टेज की हेल्प से चार्ज हो जाता है। An applied voltage signal consists of a superposition of a DC voltage and an AC voltage of high frequency। एक DC वोल्टेज है और एक AC वोल्टेज है हाई फ्रीक्वेंसी का, दोनों मिलकर एक वोल्टेज सिग्नल बना रहे हैं। यह सिग्नल कुछ इस तरह से होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज इस तरह से होता है। हाई फ्रीक्वेंसी AC भी है, और आप यहां से देखते हैं तो DC के साथ में है ये AC। The circuit consists of an inductor and a capacitor in series, show that the DC signal will appear across capacitance and AC signal across inductance। Yes, अगर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट वोल्टेज है तो जो AC सिग्नल है वह अपीयर होगा, क्योंकि इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा होता है। और कैपेसिटर जो होता है वो DC सिग्नल के लिए रिएक्ट करता है ज्यादा अच्छे से, और वह चार्ज हो जाएगा। तो जो भी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग अगर वोल्टेज है, तो वह कैपेसिटर से थ्रू हो जाएगा, पास हो जाएगा, विदाउट एनी लॉस इन इट्स मैग्नीट्यूड, बिकॉज कैपेसिटर हैज लेस रिएक्टेंस अगेन ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो यह बात हम जानते हैं, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, तो वहां पर ज्यादातर ड्रॉप जो होगा वो केवल AC पार्ट का होगा, DC पार्ट इंडक्टर से डायरेक्ट पास हो जाता है। तो इंडक्टिव पार्ट का जो वोल्टेज है वह यहां अपीयर, AC अल्टरनेटिंग जो पार्ट है वह यहां अपीयर होगा इंडक्टर के अक्रॉस, और कैपेसिटर के AC पार्ट अपीयर होगा। That symbol, a choke coil in series with a lamp is connected to DC line. The lamp is seen to shine brightly. Insertion of an iron rod in the choke coil causes no change in lamp's brightness। DC लाइन में अगर आपने चोक लगा रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चोक एक इंडक्टर है, और DC सर्किट में इंडक्टर का कोई मतलब नहीं होता, वहां उसके साथ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और आयरन कोर लगाने से थोड़ी देर के लिए स्लाइटली जब इंसर्शन होगा आयरन कोर का, तब करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि वहां लिंक फ्लक्स चेंज होगा थोड़ी देर के लिए इंडक्टर के अक्रॉस, लेकिन फिर से सेट हो जाएगा वो। और आप देख सकते हैं लैंप्स ब्राइटनेस, प्रिडिक्ट द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ द कनेक्शन इज टू एन AC लाइन। अगर AC लगाया तो वह आपकी ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देगा, और आपने चोक कॉइल लगाया तो ब्राइटनेस को फर्दर रिड्यूस करेगा, क्योंकि कोर इंसर्ट करने से इंडक्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा, और AC सर्किट में इंडक्टर पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है, एक सीरीज में पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। और why is choke coil needed in the use of fluorescent tube with an AC mains? Why we cannot use an ordinary resistor instead of choke coil? फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वो मैंने थ्योरी में बताया है 110 वोल्ट तक काम करता है, जबकि आपकी घर की सप्लाई होती है 220 वोल्ट। चोक कॉइल सीरीज में यूज करते हैं, जिससे कि पोटेंशियल तो ड्रॉप हो जाता है, टू रिड्यूस द सप्लाई पोटेंशियल ऑन द फ्लोरोसेंट ट्यूब वी यूज चोक कॉइल इन सीरीज। लेकिन ऑर्डिनरी रजिस्टर यूज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट के कारण एनर्जी लॉस होती है, जबकि चोक करते हैं तो पोटेंशियल तो ड्रॉप होता है, लेकिन वहां पर पावर लॉस मिनिमम होता है। सिंस एवरी choke coil is not the ideal, there is no ideal choke coil at all। तो आइए आगे देखते हैं हम। 7.23 amp, a power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer।
with its primary windings having 4000 turns. What should be the number of turns in secondary wind in order to get output power at 230 volt? V1, that is very clear, 2300 volt. V2, that is very clear, 230 volt. N1, it is given 4000 turns. N2 we have to find. The relation is very simple. N1 upon N2 is V1 upon V2. N1 upon N2. N1 is 4000. N2 we have to find. V1 is 2300 divided by V2, that is 230. This is 10. So N2 is 4000 divided by 10, that is 400 turns. For an ideal transformer, this is true obviously. The answer is 400 turn. बहुत ज़्यादा आसान है ये प्रॉब्लम बेसिकली. (7.24) A hydroelectric power plant. The water pressure head is at a height of 300 meter and water flow available is 100 meter cube per second. If the turbine generator efficiency is 60%, estimate the electric power available from the plant. G is 9.8 meter per second square. The power is basically drop in gravitational potential energy of the water per unit time, which is mass flow per unit time, that we have 100 meter cube. G and H, that is the height of the water from which it is being dropped on the generator. M, मास पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है आप साफ देख सकते हैं 100 मीटर क्यूब. तो 100 मीटर क्यूब को आपको वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी से. मास बाय टाइम इज बेसिकली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू डेंसिटी, एंड यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 10 to the power 3 kg per meter cube. So it is 9.8 G and H, that is 300 meter. लेकिन हमें यहां पर एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा. लेकिन पावर जो आउटपुट है बाय द, दैट इज द पावर इन इनटू efficiency, that is efficiency eta, that is efficiency eta. So power output by the generator is basically 10 to the power 5, this value into 9.8 into 300 into efficiency. Efficiency is 60 by 100, that is 0.6. तो यह सब करने के बाद आपको मिलेगी यह वैल्यू 176 मेगावाट. सो दिस इज द आंसर. वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट यहां पर बेसिकली देखा जाए तो आइए आगे देखते हैं हम. 7.25 A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt. Electric plant is there, it is generating power at 440 volt, which is 15 kilometer away from the town, and town gets the power at 220 volt, and town gets a power of 800 kilowatt. So this line is for the town with 220 volt and 800 kilowatt is the power. 800 kilowatt is the power. The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. This line is most important in this question. इस लाइन पर मेरे लिए विवाद है. I have some objection. The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. इसका मतलब क्या आप समझते हैं, क्या मैं समझता हूं, और क्या क्वेश्चन जिन्होंने फॉर्म किया वो समझते, डिफरेंट हो सकता है. मैं जहां तक समझता हूं, जितना इंग्लिश मुझे आता है, इसका मतलब क्या है. द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ohm per kilometer. Two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. 15 kilometer is the length of the wire, क्योंकि यहां से यहां तक टाउन का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है.
15 किलोमीटर तक 2 वायर लाइन है, और 2 वायर लाइन में से किसी एक वायर के रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहां पर। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। इसका मतलब इस पूरी लाइन का जो रेजिस्टेंस है मैं उसे आर लाइन लिखना चाहता हूं, और वह मैं समझता हूं जहां तक 15 इंटू 0.5 है, बिकॉज 0.5 किलोमीटर 0.5 ओम पर किलोमीटर एंड 15 इज द लेंथ ऑफ 15 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ 2 वायर लाइन। किसी एक वायर का रेजिस्टेंस गिवन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 पर किलोमीटर अगर होता तो मैं एक वायर का रेजिस्टेंस 7.5 ओम कंसीडर करता, लेकिन अभी मैं यहां पर दोनों वायर का कंबाइंड रेजिस्टेंस 7.5 ओम कंसीडर करना चाहता हूं, क्योंकि इस लाइन का मतलब मैं यही समझ रहा हूं। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट अ सब स्टेशन इन द टाउन। टाउन जो है वहां पर यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट वोल्टेज 4000 वोल्ट है, और यहां से जो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट है। तो यहां 4000 वोल्ट पर पावर रिसीव हो रहा है। कितना पावर रिसीव हो रहा है? 800 किलोवाट। तो करंट फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि रिसीव्ड पावर इज द पावर आउटपुट बाय द ट्रांसफार्मर। हम इसे आइडियल लेते हैं। जो करंट होगा, करंट इन द लाइन, जो लाइन करंट होगा आपका घर से टाउन से लेकर प्लांट तक का जो करंट होगा वह पावर डिवाइड बाय द वोल्टेज। टाउन में जाने वाला करंट मुझे नहीं फाइंड करना है, मुझे लाइन करंट फाइंड करना है जो 4000 वोल्ट पर इतनी पावर कैरी कर रहा है। दिस इज डिवाइड बाय 4000। दिस करंट इज बेसिकली 200 एम्पियर। This current is basically 200 amperes. This current is 200 ampere. Now, the town gets power from the line 4000 line through a 4220 volt step down transformer. Step down transformer है जो 400 volt प्राइमरी में है और सेकेंडरी में 220 volt है. At the substation in the town. This is substation. Obviously, substation transformer. Line power loss in form of heat. लाइन पावर लॉस क्या होगा? लाइन पावर लॉस जो होगा लाइन करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन करंट 200 एम्पियर, तो 200 स्क्वायर इंटू लाइन रेजिस्टेंस। लाइन रेजिस्टेंस में ले रहा हूं 7.5, जबकि एनसीईआरटी के आंसर जो है वो 15 ओम लेकर लिए हुए हैं, और यह होगा 300 किलोवाट। जो आंसर आपको बुक में लिखा हुआ है वह 600 किलोवाट है, क्योंकि उन्होंने यहां पर रेजिस्टेंस 15 ओम लिया है, जबकि इस लाइन से मैं जो समझ रहा हूं वह 0.5 पर किलोमीटर है। पूरे दोनों वायर का रेजिस्टेंस, नॉट जस्ट द सिंगल वायर हैविंग रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर। आई एम कंसिडरिंग 2 वायर resistance is 0.5 ohm per kilometer, so I have to multiply by 7.5 only here, and this is the power loss 300 kilowatt. Power must be plant supply, must the plant supply. प्लांट कितना पावर सप्लाई करेगा? 800 किलोवाट तो यहां पहुंच रहा है और 300 लॉस हो रहा है। तो assuming there is negligible power loss due to leakage, लीकेज लॉस अगर कंसीडर नहीं करते हैं तो पावर सप्लाई होना चाहिए 800 किलोवाट प्लस जो लॉस हो रहा है 300 किलोवाट। एक्चुअल लॉसेस अगर आप पता करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो वो भी 40-30% के आसपास होता है एटलीस्ट। सो दिस इज द 1100 किलोवाट। एनसीईआरटी का आंसर जो है 600 किलोवाट है, जो कि बहुत ज्यादा है। कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? यहां जो वोल्टेज होना चाहिए वह होना चाहिए 4000 प्लस द लॉस इन वोल्टेज। यहां से यहां तक लॉस कितना होगा आप देख सकते हैं, 200 एम्पियर है, 7.5 ओम है, तो 7.5 यह कितना होगा? यह होगा 1500 वोल्ट। तो 1500 वोल्ट, क्योंकि 1500 वोल्ट तो यहां ड्रॉप हो जाएगा लाइन में, और यहां आउटपुट जो होना चाहिए ट्रांसफार्मर का वह क्या होना चाहिए? इनपुट जो होना चाहिए 440 होना चाहिए, और आउटपुट जो होना चाहिए
4000 प्लस 1500 दैट इज 5500 वोल्ट। तो यह 550 सेकेंडरी वोल्टेज होगा। तो ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा 4405500 वोल्ट स्टेप अप, ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो आंसर मेरे बिल्कुल डिफरेंट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस लाइन का मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है और मेरी बात से शायद आप भी एग्री होंगे। इतना इंग्लिश तो शायद हम लोगों को आता ही अच्छे से। तो आइए आगे देखते हैं हम। 7.26 do the same exercise as above with the replacement of the earlier transformer। अर्लियर ट्रांसफार्मर जो था आपको याद होना चाहिए 4000 था, जो टाउन के पास लगा हुआ था 4220 वोल्ट स्टेप डाउन था। अब उसे 40220 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिप्लेस कर देंगे। नेग्लेक्ट एक्स बिफोर लीकेज लॉसेस थ्रू दिस मे नॉट बी गुड assumption एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन्वॉल्व। जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है तो लीकेज लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेजेस के कारण एयर के अंदर थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता रहता है और वहां पर हल्की हल्की सी आवाज भी आती रहती है। आप हाई ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े रहेंगे तो यह आवाज आपको सुनाई भी देगी। तो काफी जबरदस्त 40,000 इवन 1 लाख वोल्ट तक सप्लाई होती है। तो आप देखिए लीकेज लॉस फिर भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो वोल्ट करंट क्या होना चाहिए? करंट लास्ट टाइम था 80,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 4,000 दैट वाज 80,000 नहीं 8 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा। बेसिकली 800 इंटू किलोवाट है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 5 zeros आर देयर डिवाइड बाय 4000 था तो वहां 200 था, जबकि यहां 40,000 हो जाएगा तो 20 एम्पियर हो जाएगा। अब लाइन पावर लॉस देखिए, लाइन पावर लॉस पहले क्या था? लाइन पावर लॉस आई स्क्वायर आर है, तो यह हो जाएगा 20 इंटू आर दैट इज 7.5। मैं फिर से 7.5 ले रहा हूं तो यह हो जाएगा 3 किलोवाट, जस्ट 3 किलोवाट। और सेकंड ऑप्शन था हमारे पास पावर सप्लाई बाय प्लांट। पावर बाय प्लांट था जो वह था आपका 800 किलोवाट प्लस द लॉस दैट इज 3 किलोवाट। पिछली बार आपने लॉस देखा था वह 300 किलोवाट था, अब लॉस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द लॉस इज देयर when we use higher voltage for the transmission. अब voltage drop on the line, voltage drop अगर आप देखते हैं तो वह हो जाएगा 20 ampere current into 7.5 is the resistance, that will be 30 volt, that will be 150 volt basically। 7.5 तो ये 75 इंटू 2 दैट इज 150 वोल्ट। तो आपका जो ट्रांसफार्मर जनरेटिंग प्लांट पे लगा हुआ है, इन प्राइमरी तो 440 वोल्ट होना चाहिए और सेकेंडरी 40,000 प्लस 150 दैट इज 40150 वोल्ट का होना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका डिजाइन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट जनरेशन। लॉसेस देख सकते हैं आप, लॉसेस आर वेरी मच लेस compared to the लास्ट एक्सरसाइज, लेकिन यहां पर लीकेज लॉसेस भी होते हैं। हम केवल ट्रांसमिशन लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो काफी सारी बातें आप इंजीनियरिंग में जाकर ही सीखेंगे। तो आगे देखते हैं हम।